नमस्कार बंधुओं, हम जानते हैं कि इंसानों के लिए उसकी धड़कनों का होना कितना महत्वपूर्ण है, परंतु मनुष्य अपने उस शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता है, क्योंकि उसका खान पान ही ऐसा हो गया है। पौष्टिक खाने से वह दूर होता जा रहा है। इसी वजह से वे अपने शरीर और मस्तिष्क को अस्वस्थ करते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग तेल, चीनी, नमक की मात्रा ज्यादा ही रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को खाना स्वादिष्ट चाहिए, ना कि पौष्टिक। इसलिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर कुशाल जांगड़ जी से कि हृदय के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हृदय संबंधी बीमारी के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो हृदय से संबंधित बीमारियों के मुख्य लक्षण में से एक है कि चलने फिरने में छाती में दर्द या भारीपन महसूस होना और पसीना आना, ये मुख्य लक्षणों में से है। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको ऐसा फील होता है कि भाई, जैसे आजकल बोलते हैं लोग कि गैस का दर्द हो रहा है, गैस का दर्द हो रहा है, लेकिन यदि वो परसिस्ट करता है, किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है, तो वो हृदय का बीमारी से संबंधित लक्षण हो सकता है। मुख्य लक्षण तो यही है कि आपको छाती में दर्द होगा, भारीपन महसूस होगा, खाना खाने पे भी आपको हो सकता है कि वो दर्द फील हो। तो ये मुख्य लक्षणों में से है। इसके अलावा चलने फिरने में सांस फूलना, पसीना आना, ये सब हृदय की बीमारियों से संबंधित में मुख्य लक्षण में से हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई हृदय की बीमारी है तो और पूरे दूसरे हार्ट की शरीर के दूसरे हिस्से की जो धमनियाँ हैं उनमें बीमारियाँ नहीं हो सकती है। इसके अलावा भी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे पैरों की नसों में भी बीमारियाँ हो सकती है। जिन पेशेंट्स के हृदय की नसों में बीमारियाँ होती है, जनरली उनके पैरों की नसों में भी बीमारियाँ मिल सकती है, हाथों की नसों में भी मिल सकती है। तो उनको भी यदि चलने फिरने में पैरों में दर्द महसूस हो रहा है तो उनको पैरों की नसों की भी जाँच करानी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, उन लोगों को भी, जैसे ब्रेन की नसें, उनमें भी रुकावट पाई गई है। जिन लोगों में हृदय की बीमारियां पाई जाती है, उनमें शरीर के दूसरे हिस्सों की नसों में भी बीमारियां हो सकती है। ये हो सकता है कि आपको लेटने पे सांस फूले, या फिर अगर आपको वॉल्व की समस्या है तो फिर धड़कन महसूस हो, या धड़कन कम महसूस होने से चक्कर आने लग जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो हृदय का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें गड़बड़ होने से हो सकता है। जो हृदय की जो नसों में बीमारियां होती है उनसे तो छाती में दर्द, भारीपन महसूस हो सकता है, घबराहट कुछ लोग महसूस करते हैं। जो मेन लक्षण है घबराहट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें घबराहट महसूस हो रही है, अचानक ही घबराहट महसूस होने लग जाती है, वो भी हृदय की बीमारी की वजह से हो सकता है। हृदय की नॉर्मली 3 नसें होती है, लेकिन उनमें से 80 to 90% लोगों में 2 बड़ी होती है, 1 छोटी होती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तीनों भी बड़ी हो सकती है। हृदय की बीमारी में रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि एज है, सेक्स है, और आपकी जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं उनमें होती है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, और जैसे कोलेस्ट्रॉल का डिसलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। वो सब चीज़ें हम चेंज करी जा सकती है अपने दवाइयों से, अपने एक्सरसाइज से, योगा से, और अपनी डाइट को मॉडिफाई करके। तो जिन चीज़ों को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं उनको कम मॉडिफाई करके रिस्क फैक्टर को कम करना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं किया जा सकता उनके लिए तो अभी तक कुछ साइंस में कुछ भी नहीं आया कि अपन जेनेटिक स्ट्रक्चर को ठीक किया जा सकता है। इनमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट में देखा जाए तो 3 तरह के ट्रीटमेंट अभी होते हैं। या तो आप मेडिकल थेरेपी पे रखिए ना, यदि आपको लगता है कि भाई मेडिकल थेरेपी से जहाँ तक चल सकता है तो उसको मेडिकल थेरेपी पे रखना चाहिए। यदि ब्लॉकेज एंजियोग्राफी कराने के बाद में ये लगता है कि भाई ब्लॉकेज ज़्यादा है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंजियोप्लास्टी भी होती है। यदि ब्लॉकेज ज़्यादा है तो फिर ब्लॉकेज ज़्यादा है, डायबिटीज़ भी है, मुख्य नस में बीमारी है, तो फिर बाईपास भी करना पड़ सकता है।
हृदय की नसों से संबंधित बीमारियां तो यही होती है, लेकिन इसके अलावा वाल्व में भी खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये परेशानियां हो सकती है। उसके लिए आजकल वाल्व शुरू से बदला भी जाता है और बैलून से सफाई भी करी जाती है। इसके अलावा बच्चों में जो जन्मजात बीमारियां होती है, जिनमें होल होता है, उनकी वजह से बच्चे नीले पड़ जाते हैं, बच्चों की सांस फूलती है, बच्चों की धड़कन महसूस ज़्यादा होती है। वो भी बीमारियां होती है जो कि 2D इकोग्राफी से पता चल जाती है। उनके लिए सर्जिकल भी करेक्शन किया जा सकता है और डिवाइसेस भी होती है जिनमें पैर की नसों के थ्रू जाके उनको होल को बंद किया जा सकता है, बिना कोई सर्जरी या बिना किसी चीर-फाड़ के। तो लेकिन उसका पता लगाना ज़रूरी है कि भी जितनी जल्दी पता लगाया जा सके। तो यदि आपको ऐसा आपके बच्चे में यदि ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पता करने के लिए आपको कार्डियोग्राफी करानी चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जा सके। और इसके अलावा यदि पैरों की नसों में आपकी बीमारी है, तो उनके लिए भी बैलून से सफाई करके उन नसों को ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को पैरों में बीमारी होने से चलने फिरने में पैरों में दर्द महसूस होता है, उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। उसके लिए भी बैलून डायलेटेशन भी किया जा सकता है और स्टेंट भी लगाया जा सकता है। इस बीमारी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? शुरुआत जिनसे होती है ईसीजी, इको, टीएमटी, ये सब जांचें जो प्राइमरी लेवल पे सब जगह अवेलेबल है, उनको ज़रूर कराना चाहिए। इको नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, उसमें कुछ जस्ट सोनोग्राफी की तरह होता है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हार्ट के मूवमेंट, हार्ट के फंक्शन कैसे हैं, हार्ट के वाल्व कैसे काम कर रहे हैं, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, हार्ट की दीवारों में कोई छेद तो नहीं है, हार्ट के फंक्शन कैसे चल रहे हैं, वो सब पता चल जाता है इको से। इको एक तरह से रेस्टिंग स्टेज में हार्ट की फंक्शंस के बारे में बताता है। टीएमटी टेस्ट क्या है? हार्ट के जब स्ट्रेस की डिमांड बढ़ती है तो वो उतनी सप्लाई नहीं कर पाता। उस कंडीशन के लिए जांच करने के लिए अपने को टीएमटी करानी पड़ती है। टीएमटी 80 से 90% लोगों में पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव होती है। हो सकता है 20% केसेस में वो पॉजिटिव हो तो भी आप पे ब्लॉकेज नहीं हो। सेम सिचुएशन नेगेटिव होने पर भी होती है कि नेगेटिव होने पे भी आपकी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज हो सकते हैं। एंजियोग्राफी के लिए आजकल सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी होती है जो कि नॉन इन्वेजिव होती है, लेकिन उस सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में यदि नॉर्मल होती है तो वो 100% उसकी स्पेसिफिसिटी होती है कि यदि नॉर्मल है तो वो नॉर्मल है। लेकिन यदि उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं तो आपको इन्वेजिव एंजियोग्राफी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज डिफाइन नहीं किया जा सकता। कैल्शियम का लेवल यदि नसों में कैल्शियम लेवल ज़्यादा जमा हुआ है तो वो पता नहीं लगा सकते कि वो कैल्शियम की वजह से है या ब्लॉकेज की वजह से है। तो उसके लिए हाथ की नसों से आजकल एंजियोग्राफी हो जाती है। 99% केसेस में हाथ की नसें से हो जाती है और वहीं से ही उसका इलाज किया जा सकता है। और आजकल स्टेंट भी बहुत अच्छे आ गए हैं और कैल्शियम को काटने के लिए रोटाब्लेटर मशीन आती है, जिससे अपन कैल्शियम काट के स्टेंट को अच्छे से एक्सपेंड किया जा सकता है और अच्छे से उसका इलाज किया जा सकता है। तो बहुत सारे नए इलाज भी आ गए जिसमें रोटाब्लेटर होता है, इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी बोल के उसमें बैलून आता है, जिससे अपन कैल्शियम को काट के स्टेंट को अच्छे से एक्सपेंड करके उसको लगाया जा सकता है, जिससे उसका अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी तो टीएमटी के अलावा अगर आप स्ट्रेस थेलियम भी होता है, जिससे अपने को फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंस पता चल जाती है कि ब्लॉकेज के लिए ब्लॉकेज कितना है। हो सकता है आपको 70-80% ब्लॉकेज जो दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट हो कि नहीं हो, उसके लिए आप स्ट्रेस थेलियम भी करा सकते हैं, जिससे अपने को ये पता चल सकता है कि वो जो ब्लॉकेज है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। हो सकता है जो दिख रहा हो वो उतना सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसके लिए अपने को स्ट्रेस थेलियम भी करा सकते हैं, जिससे अपने को ये पता चल जाए कि कौन सा ब्लॉकेज को ठीक करने से फ़ायदा है, कौन सा ब्लॉकेज को अपनी दवाई से चलाया जा सकता है। उसके लिए अपन स्ट्रेस थेलियम भी करा सकते हैं। एंजियोग्राफी कराने के बाद भी सीने में दर्द की शिकायत हो तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली एंजियोप्लास्टी करते हैं तो आजकल 24 से 48 घंटे में हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को, और चिरंजीवी में ये पैकेज में इंक्लूड है। बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जैसे रोटाब्लेटर वगैरह है वो प्राइवेट में चिरंजीवी में नहीं है, लेकिन
फिर भी वो 80 to 90% केसेस में चिरंजीवी में ये पैकेज इंक्लूड हो जाते हैं, और सर्जरी भी बाईपास भी चिरंजीवी में अवेलेबल है। बाईपास में 7 से 10 दिन तक कम से कम रहना पड़ता है, और एंजियोप्लास्टी में नेक्स्ट डे या 48 आवर में 90-95% पेशेंट डिस्चार्ज कर देते हैं। आपको कई बार मुझे फ़ोन भी आते हैं कि एंजियोग्राफी हो गई है, नस 100% ब्लॉकेज है, तकलीफ़ भी हो रही है, तो भी वो सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी सेंटर पे हो, यदि नस 100% ब्लॉकेज है और अटैक आया हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी खुलाना चाहिए। यदि वो 24 घंटे से भी ज़्यादा वक़्त निकल गया, तो उसके बाद उसको करवाने से वो बेनिफिट नहीं होगा जो उसको हाथों हाथ कराने से होगा। क्योंकि हार्ट की जो मसल्स है, वो जितना लेट होंगे, वो उतने ही ज़्यादा, एक तरह से ये मानो कि वो काम करना बंद कर देगी। फिर उसको नस को खुल भी जाएगा तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए यदि आपने कहीं भी यदि आपको लग रहा है कि आपके रिश्तेदार को अटैक आया है और नस 100% बंद है, और आपको डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट सलाह दे रहा है उसको खोलने की, तो उसको जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी कराओगे उतना ही उसका बेनिफिट होगा। 3 से घंटे का विंडो पीरियड होता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी यदि आपने 24 घंटे के अंदर भी आ गए हो और आपने अगर एंजियोग्राफी करा ली है और नस बंद है, तो उसको जल्दी से जल्दी खुलवाना चाहिए, तभी उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लोग बाग क्या सोचते हैं कि हाँ नहीं, हम दूसरे को कंसल्ट करेंगे, ये करेंगे। यदि अटैक आया है, यदि नस 100% बंद है, तो उसको कृपया करके जल्दी से जल्दी खुलवाएं। यदि आपका कार्डियोलॉजिस्ट उसको एंजियोप्लास्टी की सलाह दे रहा है, तो उसको ज़रूर मानें। पहले हम लोग सोचते थे कि अधिकतर ये हार्ट की नसों की बीमारियाँ 50 से 60 साल के बाद में ही होती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जो हमारे पास आजकल 40 साल वाले भी आ रहे हैं, 30 साल वाले भी आ रहे हैं। पोस्ट कोविड एरा में ये बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही है, और ऐसा नहीं है। यदि आपको सिम्पटम है तो आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए। आप ये मत सोचें कि नहीं, आप उसको नेगलेक्ट करेंगे। और ये जो रहता है कि भाई रात को सोया उठा नहीं, तो वो हो रहा है, उसका मेन कारण ये होता है कि भाई अटैक आता है, एरिथमिया होता है, वो पेशेंट की डेथ हो जाती है अचानक से, लेकिन वो इग्नोर करने पे होता है। यदि आपको सिम्पटम है तो आप उसको दिखाएँ। अगर नॉर्मल आता है तो वो आपके अच्छे के लिए है, लेकिन यदि कुछ बीमारी आती है तो उसको आप जितनी जल्दी पकड़ सकेंगे, उतना ही उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे गैस का दर्द है, ये तो ऐसे ही है, मेरे को नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करें। अगर आपको बार-बार हो रहा है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं जिन्होंने अपनी जान ऐसे ही गँवा दी, जिन्होंने इग्नोर किया उस चीज़ को। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको सिम्पटम्स बार-बार आ रहे हैं, तो आप दिखाएँ उसको, क्यों आ रहा है। आप नॉन इन्वेजिव टेस्ट कराएँ। अगर आपको इन्वेजिव टेस्ट से डर लग रहा है, तो आप नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी करा सकते हैं पहले, जैसे इको, टीएमटी, स्ट्रेस थैलियम, ये करवाएँ। और उनमें भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप एंजियोग्राफी भी करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है, तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको बीमारी आती है, तो उसको ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आपको यदि प्रॉब्लम है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर चेक करवाएँ। सेहत के हिसाब से खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि खाने-पीने में आपको तेल, घी, नमक, ये सब चीज़ें कम लेनी चाहिए। और स्मोकिंग तो अगर कोई करता है तो उसको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। डायबिटीज़ है तो उसके लिए आपको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, वो रिस्क फैक्टर है, तो आपको जिन रिस्क फैक्टर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको आपको ज़रूर ठीक करना चाहिए। आपको नियमित व्यायाम करने चाहिए, वॉक करनी चाहिए। जो स्ट्रेस वाले, जो एकदम से जो हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए आज के टाइम में, जैसा लोग कर रहे हैं। हम बहुत सारे देख रहे हैं कि एक्सरसाइज जिम करते हुए अचानक से डेथ हो रही है यंग लोगों में। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एकदम से यदि आपने अचानक से हेवी एक्सरसाइज मत स्टार्ट करें। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, आपको व्यायाम स्टार्ट करना है, तो आप धीरे धीरे बढ़ाएं। देखें कि आपका शरीर आपको उस चीज़ को सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि आपने अचानक से स्टार्ट कर दिया और अचानक से हेवी एक्सरसाइज कर दी, अचानक से हेवी वेट उठाना चालू कर दिया, जिम में जाना चालू कर दिया, तो वो ठीक नहीं है। उसके परिणाम आजकल बहुत
घातक सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, आप पहले वॉक करें, आपको लगे कि हाँ यार मैं सब ठीक है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।